डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 वेक्टर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्कस करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मेजरेबल क्वांटिटीज जैसे मैस है, उसको मेजर किया जा सकता है, तो हम क्या कहते हैं कि जी 25 kg, यानी आपको उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और साथ ही आपको उसकी यूनिट की भी जरूरत होती है। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और जाकर कहें कि आपको राइस चाहिए, तो शॉपकीपर पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी का आपको राइस चाहिए। सो आप जवाब देते हैं जी 1/2 kg चाहिए या 1 kg चाहिए, तो आप उसको जरूर बताते हैं। लेकिन अब आपको क्वांटिटी डिस्कस करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैथ्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कुछ और ले लें, किसी और चीज को ले लें, जैसे पानी की डेंसिटी 1000 kg/m³ है, वाटर की डेंसिटी। सो अगर आपसे पूछा जाए भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप थोड़ा सा हंसेंगे, कहेंगे डेंसिटी की कौन सी डायरेक्शन होती है, डेंसिटी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि हमारी बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको डिस्कस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हमें डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे आप पीटी टीचर आपको कहता है कि जी भाई आप 20 मीटर चले, तो पहला क्वेश्चन आप पूछते हैं उससे कि किस जगह पे चलें, नॉर्थ में चलें, साउथ में चलें, ईस्ट में चलें, वेस्ट में चलें। सो वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि नॉर्थ में चलें 20 मीटर, फिर वहां से आप वेस्ट में जाएं 50 मीटर, और यूं आपको जब तक वो डायरेक्शन नहीं बताता तब तक आप उसकी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते। सो स्टूडेंट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड कहते हैं वैल्यू प्लस यूनिट, कि यूनिट भी पता होनी चाहिए, और उसके साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो उन क्वांटिटीज को, यानी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं दोज क्वांटिटीज हु आर डिस्क्राइब्ड with magnitude only, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे मैस हो गया, इसको डिस्कस करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इधर मैग्नीट्यूड के साथ लिख लें ओनली, यानी और किसी चीज की जरूरत नहीं। मत आप ये समझें कि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे, यू कैन नॉट ऐड द डायरेक्शन हियर। मैस हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, बल्कि आप अगर ये कहें कि दुनिया में ज्यादातर क्वांटिटी स्केलर ही हैं, क्योंकि ज्यादातर की चीजों की डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं होती, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ईटीसी, ये सब के सब ऐसे हैं जिनको डिस्कस करने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज स्टूडेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप डिस्कस करने के लिए, यानी यही चीज लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज हु आर डिस्क्राइब्ड विद मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो बहुत लाजमी है। ऑब्वियसली अगर पीटी टीचर आपको 20 मीटर चलने का कह रहा है तो वो जरूर 20 मीटर इज अ मैग्नीट्यूड, आपको वो ये तो बताएगा लाजमी कि आपने एक्चुअली कितना चलना है, 20 मीटर विद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये दोनों चीजें जब आ जाती हैं, सो आपकी जो चीज बनती है उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती, लेकिन कुछ हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, इसी तरह एक्सेलरेशन हो गया, इसी तरह आपका टॉर्क हो गया। इसके साथ अगर आप मजीद कोई देख लें, जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इसी तरह आपकी फोर्स होगी, मोमेंटम हो गई,
ETC, ये चलता जा रहा है। मोमेंटम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, इसी तरह आपका बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, या फिर एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये सब के सब स्टूडेंट जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस देम इन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इफ यू आर मिसिंग एनीथिंग देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। हमें वो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी नहीं होगी जिसको हमने सही तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ। तो स्टूडेंट डन हो गया। स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनको डिस्कस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, बट देयर इज नो डायरेक्शन फॉर दिस। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हु आर नॉट ओनली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड बट आल्सो बाय द डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये क्या चीज है? देखिए स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था कि हमारे लिए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ ही एक डायरेक्शन होनी चाहिए। सो इफ वी आर मिसिंग एनी ऑफ द थिंग देन इट मींस दैट वी आर नॉट कंप्लीटली डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, हम क्वांटिटी। सो हम उस क्वांटिटी को सही तरीके से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्ज करें एक फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पर। ये हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है और कहा जाए कि इस बॉक्स में फोर्स लगाई है और ये फोर्स थी 50 न्यूटन की। तो चलें जी इसको वेक्टर्स में डिस्कस करें क्या होगा। यानी फोर्स हमें जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50 न्यूटन दी हुई है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 50 न्यूटन, ऑब्वियसली जब आप चीजों को ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी भी ग्राफ में या किसी भी चीज में ड्रॉ करते हैं तो न्यूटन तो कोई आपके पास उसकी यूनिट होती ही नहीं है ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करने के लिए सेंटीमीटर्स में ही ड्रॉ किया जाता है या मीटर्स में ड्रॉ किया जाता है, लेकिन मीटर भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है क्योंकि एक कॉपी जो है वो मीटर से छोटी ही होती है, नियरली, या पेज मीटर से छोटा होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं, लेट इसके लिए कि 10 न्यूटन जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर सपोज करें, आप 5 न्यूटन को भी 1 सेंटीमीटर सपोज कर सकते थे। तो फिर हमारे लिए 50 न्यूटन खुद ब खुद ही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब हम इजीली 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसने डायरेक्शन क्या दी हुई है। तो डायरेक्शन का तो मुझे नहीं पता क्या दिया हुआ, लेकिन ये उसने जरूर बताया कि एक्चुअली जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल हमें सब चीजें बता देता है क्योंकि हमने 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी होती हैं। याद रखिएगा, वी हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस whose center is known as origin, जिसके सेंटर को ओरिजिन भी कहा जाता है। ओरिजिन इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं ओरिजिन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट 60 डिग्री, जबकि फोर्स दी हुई है हमारे पास 50 न्यूटन की। हमारे पास ये पॉइंट है, मेरी बात याद रखें स्टूडेंट, यहां होता है हमारे पास 0 डिग्री का एंगल स्ट्रेट, यहां से ये रेफरेंस पॉइंट है। यहां से अगर ऊपर गए तो यहां 90 होगा, यहां से यहां चले गए तो 180, यहां आ गया तो 270 और यहां आ गया हमारे पास तो 360 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 4 एंगल आ गए। अब हमें यह बात तो पता है कि अगर हमें दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, सो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। एक बात और याद रखें, इधर से इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी इधर से राइट पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है। यहां से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, यानी यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी वाई एक्सिस पॉजिटिव है। यहां से नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसका मतलब है वाई एक्सिस यहां भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस यहां भी नेगेटिव है। एक्स एक्सिस यहां से यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब है एक्स यहां भी पॉजिटिव है और एक्स यहां भी पॉजिटिव है। ये बात आपने याद रखनी है।
अब स्टूडेंट क्या करना, हमने एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि 50 न्यूटन का होना चाहिए और इसका हमने स्केल दिया हुआ है। इससे पहले मैं एक गलती कर गया था, ये x यहां नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी स्टूडेंट, हमारे पास 50 न्यूटन बनते हैं 5 सेंटीमीटर, जो हमने ऑलरेडी स्केल कर लिया है। तो हमने स्केल करना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से। यहां स्केल लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, बट रिमेंबर द एंगल बिटवीन देम शुड बी 60 डिग्री। ये मेरे ख्याल में शायद एग्जैक्ट 60 नहीं बना, लेकिन हमने ये सपोज किया कि ये 60 डिग्री बना है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो हमने लेंथ रखी है वो रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो कि फोर्स जाहिर करेगी 50 न्यूटन की फोर्स को जाहिर करेगी। दिस इज हाउ यू ड्रॉ द वेक्टर्स। ये वेक्टर के ड्रॉ करने का एक्चुअल मेथड है हमारे पास। ये वेक्टर ड्रॉ हुआ। अब हमारा टॉपिक है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं कि आपका वेक्टर जिस पॉइंट तक जाके पहुंचा है वो पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से किस पोजीशन पे खड़ा है। यानी अगर हमें यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैं यहां जाके पहुंचता है तो मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, पता चला कि ये 8 पे खड़ा है। एग्जाम्पल ये वो दे रहा हूं, क्या कहते हैं, ये 8 पे आ गया। हम यूं करते हैं, फर्ज करें हमने हर 2 नंबर के बाद 1 तस्लीम किया, ये 2 ये 3, यानी ये 4th नंबर पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 8 भी ले सकते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसको एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने ये बता दिया 1 2 3 4th नंबर पे आपका ये आ गया। अब हम देखेंगे कि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कहां गए। 1 2 3 4 5 6 है, तो हमने हर 2 के बाद 1 ले लिया, हर 2 के बाद 1 ले लिया, तो ये 3 पर आ गया। यानी एक्चुअली अगर हम यहां इस पॉइंट को देखें तो हम एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 3 तक गए। यानी इसका डिस्टेंस 4 है और इसका डिस्टेंस एक्चुअली 3 है। तो ये 4 और 3 की पोजीशन पे हमारे पास खड़ा है। इसका पोजीशन वेक्टर 4 और 3 है, ठीक है। यानी एक्चुअली ये जो हमारी फोर्स है ये 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट आप जरा गौर से देखें, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनी हुई है, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनी हुई है। सॉरी, ये 4 है, ये 3 है, ये कंप्लीट रेक्टेंगल बनी है। और रेक्टेंगल में हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल के आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। इसका मतलब है अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है हमारे पास, यानी आमने सामने वाले इक्वल हो जाएंगे। सो अब हम देखें तो ये वाली जो एक लाइन है, एक लाइन हमारे पास ये, इस पे एक वेक्टर का साइन डाल दें और इस पे एक वेक्टर का साइन डाल दें, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गई है। ये ट्रायंगल यूं भी ली जा सकती है, लेकिन बहरहाल हमने एंगल चूंकि यहां ड्रॉ किया हुआ है तो हम ये ले लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गई है हमारे पास। इस ट्रायंगल में एक्चुअल वेक्टर ये था, ये इसके 2 कंपोनेंट थे, एक एक्स एक्सिस पे बना हुआ कंपोनेंट था, एक हमारे पास वाई एक्सिस पे बना हुआ कंपोनेंट था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये 2 कंपोनेंट जो होते हैं, जो एक्चुअल वेक्टर के साथ ज्वाइन होते हैं, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास जो वेक्टर था, ये वाला वेक्टर, इसको हमने 5 सेंटीमीटर लिया है और ये किसके इक्वल आ रहा था, 50 न्यूटन के इक्वल आ रहा था। यानी जो हमारी फोर्स है वो एक्चुअली हम इसको जाहिर करेंगे 50 न्यूटन, फोर्स में तो सेंटीमीटर नहीं आता। तो इसी तरह अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो एक्स एक्सिस की फोर्स होगी उसको हम 40 न्यूटन भी कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ दिस इज द 10 टाइम्स ऑफ दिस देन इट्स 10 टाइम्स वुड बी द एक्स एक्सिस फोर्स, वो एक्स एक्सिस की फोर्स हो जाएगी। और ये हमारे पास यही वाली वाई एक्सिस की फोर्स है। सो वाई एक्सिस की फोर्स स्टूडेंट हमारे पास ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो इसका 10 टाइम्स करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 न्यूटन आ जाएगा, 30 न्यूटन की हो जाएगी।
सो ये स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सो अब हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन है अ वेक्टर हु हैज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स such that one perpendicular component is x-axis and the second perpendicular component in y-axis, and the both rectangular component shows the position of that particular vectors. So these perpendicular components are known as the rectangular component of this vector. अगर आपको सिर्फ rectangular component पता हो और आपको वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज, अभी फर्ज करो एग्जाम्पल हमें नहीं पता लेकिन हमें बेस पता है। बेस कितना है हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर या 40 न्यूटन मैंने नाम रखा था। 40 न्यूटन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास 30 न्यूटन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 1600 और ये 900 आ जाएगा, तो ये 2500 है। तो अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दिया जाए, ये फोर्स है। आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको आप कह सकते हैं कि ये Fx है, ये Fy है, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएगा। आपने देखा वही वैल्यू आई जो वैल्यू हमने ऑलरेडी इस वेक्टर की रखी थी। तो एक्चुअली फोर्स फाइंड करने का मेथड होता है Fx का स्क्वायर प्लस Fy के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास। इस फोर्स को इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये फाइंड करने का मेथड है। अगर इसी तरीके से आप एंगल को फाइंड करें, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता हो, you don't have the know-how of that particular vector, तो उसके वक्त हमारे पास सबसे अच्छा tan थीटा लगता है। रीजन tan थीटा में परपेंडिकुलर यानी Fy ओवर बेस यानी x एक्सिस आपको पता होता है। सो बस उनमें उनकी वैल्यूज लगा देंगे तो tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ Fy ओवर Fx आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। सो ये स्टूडेंट इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ये तो हमने तब सॉल्व करना है कि अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता हो और हमें वेक्टर के बारे में या उसके एंगल के बारे में बताना हो। सो ये दो चीजें हमें एक फार्मूला ये हमारे पास बनता है, एक फार्मूला ये हमारे पास बनता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको वेक्टर पता हो और एंगल पता हो कि किस एंगल का है और आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता चलाने हो, तो फिर स्टूडेंट एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह भी याद कर सकते। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरह भी याद कर सकते। तो स्टूडेंट हमारा साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट, ये देखें ये हमारे पास दिया हुआ है 3 यानी Fy और बेस हमारे पास दिया हुआ है Fx। तो हम सॉरी बेस नहीं हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमारे पास F। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे F साइन थीटा Fy के इक्वल आ जाएगा। यू स्टूडेंट हम Fy की वैल्यू यानी इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव एंगल हेयर एंड यू मस्ट हैव फोर्स हेयर। सो फोर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा cos थीटा होता है बेस स्टूडेंट ये है Fx और आपका हाइपोटेन्यूज ये है F डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Fx इज इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा के। इस बात से साबित हुआ स्टूडेंट कि अगर आपको एक वेक्टर पता है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के ये फॉर्मूला, अगर वेक्टर के साथ उसका एंगल भी पता है यानी डायरेक्शन भी पता है। लेकिन अगर आपको वेक्टर नहीं पता, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता है, तो फिर वेक्टर फाइंड करने का मेथड ये और उसका एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपने सॉल्व करना है। डियर
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के एक्चुअली